नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसका एग्ज़ाम जो है वो 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जितने भी मैराथन हैं हर सब्जेक्ट का वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हमने कंप्लीट करवाया है, साथ ही साथ उसके अगले वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करवा दिया है। तो उस वीडियो को जरूर देखना है। और आज हम लेके आ चुके हैं संपूर्ण करंट अफेयर जो कि 2024 और 2025 को मिला करके है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिलने वाले हैं और काफ़ी इसमें मेहनत किया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा और हर चीज़ का आपको रिवीजन भी कर लेना है। हम सबसे पहले जानते हैं कि हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है ना। तो एक बार आप सीरियल वाइज सब चीज़ जान जाओ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें बताने वाले हैं अवार्ड से संबंधित। अवार्ड बताएंगे, एक जगह लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, पुरस्कार। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे समिट्स, जो भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं जैसे कि G20, G7, ब्रिक्स वगैरह। उसके बाद हम न्यू मेंबर्स देखेंगे कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा देश नया मेंबर्स बना है, वो भी हमें देखना है। उसके बाद जितने भी भारत में और कुछ कुछ जो भी समिट्स हुए हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो हमें देखना है कि कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हम किस देश के साथ करते हैं, साथ ही इस बार उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है ये भी पूछा जाता है ना। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये सारे टॉपिक चुन के आया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पोर्टल और ऐप भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेके आया हूँ। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि नए बने हैं और जो 7 राज्य हैं 7 सिस्टर्स वाले, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि जो उधर जो 7 सिस्टर्स हैं उसके जो सीएम हैं वो ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो वो मैंने कर दिया है। उसके बाद डिफेंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। और डिफेंस में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि कोई महिला है, जैसे कि अभी नौसेना की पहली महिला जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है वो कौन बनी है, उस तरह से संबंधित चीज़ें देखेंगे। उसके बाद नई नियुक्तियां हम देखेंगे, हर चीज़ कौन न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स देखना है ना, इंडेक्स मतलब सूचकांक। उसके बाद हम देखेंगे रामसर स्थल और जो भी उससे संबंधित करंट अफेयर्स हैं वो साथ में देखना है। उसके बाद यूनेस्को देखना है, यूनेस्को से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो भी हम साथ में लेकर चलेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं, साथ में इंडियन वगैरह जो भी सारा चीज़ देखना है। उसके बाद भारत का आगामी लक्ष्य क्या क्या है, कौन सा वर्ष, वो थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं, हालांकि बहुत सारे लिस्ट हैं लेकिन मैंने उतना नहीं दिया। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम देखेंगे, है ना, जैसे इसरो के बारे में देखना है, चंद्रयान 3 देखना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखेंगे स्पोर्ट्स में हमें देखना है कि कौन सा जो स्पोर्ट्स है वो उसका आयोजन कब होगा, कब वाला जो आयोजन, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 है उसका आयोजन पेरिस में हुआ, 2028 वाला कहाँ होगा, इस तरह की चीज़ें, एशियन गेम्स, पैरा गेम्स, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम ओलंपिक देखेंगे और पैरा ओलंपिक 2024 वाले जो कि पेरिस में हुए, उससे संबंधित जो भी नॉलेज जानकारी है वो एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद एशियन गेम्स देखेंगे और साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर्स भी हम करेंगे, जैसे कि 2022 वाला जो है हांगझाओ चाइना में हुआ था, वो हमें देखना है साथ ही साथ। उसके बाद हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम जो कि राष्ट्रमंडल गेम से संबंधित चीज़ें, और जो 2022 वाला जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था वो भी हम साथ में कर लेंगे कवर। उसके बाद खेलो इंडिया हम शुरुआत करेंगे और खेलो इंडिया में हम करेंगे यूथ वाला, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम और उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये तीनों हमें देखना जरूरी है। उसके बाद कबड्डी, जैसे प्रो कबड्डी लीग वगैरह, ठीक है, कुश्ती और चेस से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम एक जगह पे देख लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो नए जो दिवस घोषित हुए हैं वो हमें देखना है। उसके बाद बुक्स, जो नए जो किताब लिखे गए हैं और किसके द्वारा लिखे गए हैं वो हम देखेंगे। पार्क से संबंधित, मतलब कि जो भी पार्क से हैं उससे संबंधित जो भी न्यूज हैं नए वो हमें देखने हैं। उसके बाद टनल्स, मतलब कि जो सुरंग हैं उससे संबंधित जो भी न्यूज हैं, कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी न्यूज में रही हैं तो बहुत सारी चीज़ देख लेंगे। उसके बाद बैंक और एटीएम से संबंधित चीज़ें देख लेंगे और साथ ही साथ हम बैंक दर देखेंगे, क्योंकि आरबीआई ने अभी अभी जो है वो सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, रिवर्स रेपो रेट, है ना, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, रेपो रेट सारा चेंज हो चुका है। उसके बाद चेंज नेम, बदले हुए नाम हम देखेंगे, है ना। उसके बाद हमें देखना है योजना, जो कि बहुत सारा हम डिटेल में तो नहीं करेंगे, अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो हम डिटेल में कर देंगे योजना का ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई है वो बस
यहाँ पे देखना है। उसके बाद हम नीति आयोग से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, और उसके बाद विराट कोहली ने अभी संन्यास लिया है, रोहित शर्मा ने संन्यास लिया है, तो विराट कोहली के बारे में और रोहित शर्मा के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो वो भी हम एक बार देखेंगे। सिर्फ हम विराट कोहली से संबंधित जानकारी आज लेके आए हैं, किसी दिन और हम करवाएंगे। उसके बाद BR अम्बेडकर से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर इस वीडियो से संबंधित, क्योंकि इसमें जो भी है कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। तो लाइक तो करना ही बनता ही है, तभी तो मनोबल बढ़ेगा ना, है ना। और शेयर जरूर कर देना है ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। चलिए देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, आप खुद ही देखोगे, ठीक है। जितना इसमें कंटेंट लिखा गया है ना, उतना लिखने अगर बैठ जाना तो आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको मिला, तो चंद्रयान 3 को दिया गया था। और एस सोमनाथ जो है उस समय कौन थे, तो इसरो के अध्यक्ष थे। मिस यूनिवर्स 2024 जो है वो केजर थेलविक जो कि डेनमार्क की है वो बनी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिस यूनिवर्स इंडिया भी देख लेना है कि रिया सिन्हा को घोषित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है। प्रिज्कर अवार्ड, ये देखो प्रिज्कर अवार्ड जो है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ये आप ध्यान रखना। और पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, ठीक है, प्रेस के क्षेत्र में। तो प्रिज्कर अवार्ड जो है 2025 वाला वो लियू जियाकुन को मिला है, जो कि चीन के हैं। 2024 वाला किनको मिला था, यामा करके कुछ नाम था, है ना। उसके बाद पुलित्जर अवार्ड जो है वो 2025 वाला वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है ना। इसके लिए तो वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप पे जो हत्या हुआ था, हत्या करने का जो प्रयास किया गया था उसका इसने क्या किया था कि खबर चलाई थी, तो उसके लिए दिया गया वाशिंगटन पोस्ट को। GD बिरला अवार्ड 2024 नीलेश बी मेहता को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां दिया गया था किनको, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को संयुक्त रूप से। लेकिन 59वां भी देखो घोषित हो गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है हिंदी के लिए, ठीक है। एबेल पुरस्कार 2025 जो है, इसको एबेल को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, मसाकी काशीवारा को दिया गया है, ये भी जापान के हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है, BR कंबोज को दिया गया। लेकिन MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार जो है ये भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, 2024 वाला एलेक्जेंडर डन को दिया गया है, अमेरिका के व्यक्ति हैं ये। तो ठीक है, इतना हो गया है। और थोड़ा सा है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, ठीक है। 33वां सरस्वती सम्मान जो है वो प्रभा वर्मन को दिया गया है, रुद्र सात्विकम के लिए। उसी तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी वाला है, हिंदी वाला वो गगन गिल को दिया गया है, जब तक मैं आई बाहर के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अंग्रेजी वाला ये किनको दिया गया है, तो स्टरीन कीरे को स्प्रिट नाइट्स के लिए। उसी तरह से पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार ये माधव गाडगिल को दिया गया है, अर्थ ऑफ द चैंपियन अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है राम वी सुतार को दिया गया है, और राम वी सुतार ही थे जिन्होंने BR अम्बेडकर की मूर्ति अमेरिका में बनाई थी, है ना। संगीत कला निधि पुरस्कार जो है RK श्रीराम कुमार को दिया गया है, वायलिन वादक हैं ये, ध्यान रखिएगा। और नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, भरतनाट्यम से संबंधित है ये देखिए। अब समिट देखते हैं, तो G7 का समिट 2024 वाला इटली में किया गया, G20 समिट 2024 वाला ब्राजील में हुआ, और छठा जो बिम्स्टेक समिट है 2024 वाला इसको थाईलैंड में किया गया था। ब्रिक्स समिट, यहाँ पे देखिए ब्रिक्स, ये कहाँ हुआ, तो रसिया में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स, एक सेकेंड, ब्रिक्स जो है वो इस बार कहाँ होना था, तो ब्राजील में होना था, ठीक है। लेकिन ब्राजील ये जो है G20 का आयोजन कर रहा था, इसलिए इस बार इसका आयोजन रसिया ने किया है। उसके बाद इंडिया में हो गया, उसके बाद चाइना में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा, और अब तो इसके 6 नए मेंबर भी बन गए, हम आगे देखते हैं उसको भी, है ना। आसियान समिट जो है 2024 वाला लाओस में हुआ, और COP28 समिट 2023 वाला UAE में हुआ था, जबकि 2024 वाला जो 29 है COP29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ है, ठीक है। SCO समिट 2024 कजाकिस्तान में हुआ है, और नाटो समिट 2024 वाला वाशिंगटन DC में हुआ है। क्वाड समिट 2024 USA में हुआ है, क्वाड जिसका भारत भी सदस्य है, नाटो का भारत सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए G20 का 21वां मेंबर कौन बना, अफ्रीकन यूनियन, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर है नया वाला वो अल्जीरिया बना है।
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य बना ईरान, लेकिन 10वां सदस्य बना बेलारूस, ध्यान रखना है। आसियान का 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर, और नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। ब्रिक्स का देखिए 6 नए मेंबर बने हैं, लेकिन जो सबसे नया वाला मेंबर है वो है इंडोनेशिया। 5 नए मेंबर बने थे, उसमें था मिस्र, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया। ये 5 पहले बने, उसके बाद जो है इंडोनेशिया भी ये बन चुका है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का 190वां सदस्य अंडोरा बना है, और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का 189वां सदस्य कौन बना? नौरू। यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना है, इसकी राजधानी कहाँ है? जुबा में, ये अफ्रीकी देश है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 99वां सदस्य, ये 99वां जो है वो स्पेन था, और 100वां सदस्य पराग्वे। 100वां जरूर आपको याद रखना है, पूछा गया बहुत बार। 101वां नेपाल, और 104वां अभी अर्मेनिया बन चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, स्पीड में सारी चीजें को कवर करना है। यहाँ पे देखिए भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 जो है ये मुंबई में आयोजित हुआ। आहार 2025 के 39वें संस्करण हुआ है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। 10वां रायसीना डायलॉग जो है 2025 का, ये नई दिल्ली में हुआ है, और इसके उद्घाटन किया है कौन? इसके उद्घाटन किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चीफ गेस्ट इसके कौन रहे हैं? तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, है ना, क्रिस्टोफर लक्सन। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 जो कि दूसरा संस्करण था, ये नई दिल्ली में हुआ। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, ये भी नई दिल्ली में हुआ। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3R का मतलब ये है। तो जो 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है, इसका जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ? जयपुर में, जयपुर राजस्थान। चौथा, अच्छा, नो मनी फॉर टेरर, यहाँ देखिए नो मनी फॉर टेरर मतलब कि आतंकवाद के लिए कोई मनी नहीं। ये एक सम्मेलन होता है, ये कहाँ पे हुआ? तो म्यूनिख में, जो कि जर्मनी में है। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये पहली बार है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन अजमेर में हुआ है। कहाँ? अजमेर। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल ये क्या लिखा हुआ? अच्छा, मंत्री सम्मेलन, यहाँ पे मंत्री ऐसे होना, अच्छा आधा ता लिखा हुआ, कोई बात नहीं। जल मंत्री सम्मेलन जो है वो उदयपुर में हुआ है, उदयपुर जो कि राजस्थान में है। पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद हुआ है कहाँ? तो भारत मंडपम में, कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे चलते हैं। ये देखिए पहला अफ्रीकी बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ था, और पहला अफ्रीकी पाक कला सम्मेलन, पाक मतलब कि खाना बनाने वाला, ये पेरिस के फ्रांस में हुआ, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और फ्रांस को हम क्या बोलते हैं? ये किसानों का देश भी इसको बोला जाता है ना। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत में हुआ है। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? लाओस में। और आप याद रखना कि यूनेस्को का भी जो 46वां बैठक हुआ था, इसका यूनेस्को, ये इसका जो 46 जो बैठक था, ये भी कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। 8वां धम्म सम्मेलन जो है इसका, ये अहमदाबाद में आयोजन हुआ, और इसके चीफ गेस्ट रहे थे कौन? तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, ये देखो ये बिम्स्टेक अलग है, ठीक है, ये बिजनेस सम्मेलन है, ये भारत में नई दिल्ली में हुआ। जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये भोपाल में हुआ। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ है, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हालांकि मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? तो सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। और आप ये मत समझना कि ये सारे पुराने वाले हैं, जी नहीं, सारे अपडेटेड हैं। ठीक है, ये देखिए खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है, और इस बार इसका आयोजन बिश्केक में हुआ है, जो कि किर्गिस्तान में है। दस्तलिक ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में। सिम्बैक्स, ये सी वाला सिम्बैक्स है, ध्यान रखिएगा, सिम्बैक्स सी वाला है, एक एस वाला भी होता है। सी वाला हम ये किसके साथ? तो कंबोडिया के साथ आयोजन करते हैं, और एस वाला सिंगापुर के साथ आयोजन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये वाला सिम्बैक्स जो है ये पुणे में आयोजन हुआ, और ये वाला सिम्बैक्स विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजन हुआ, ध्यान रखना है। अग्नि वॉरियर ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, और इस बार इसका आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच होता है, इस बार इसका आयोजन यूएसए में किया गया है। इक्वेरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंडिया और मालदीव के बीच ये आयोजन होता है, इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मालदीव में।
पूर्वी प्रहार ये तीनों सेनाएं जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों मिलकर करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। पूर्वी लहर, पूर्वी लहर भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, आर्मी द्वारा। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन हुआ था। और संयुक्त विमोचन, इसको भी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी जो है इसका आयोजन करती है। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद में। रिप्रिक्स ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो कोच्चि, केरला में। आस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन पुणे में हुआ। तरंग शक्ति ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल का मतलब जिसमें बहुत सारे देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बाइलेटरल का मतलब जिसमें सिर्फ 2 देश भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, और इसका आयोजन इंडिया में किया गया था। होपेक्स इंडिया और मिस्र के बीच आयोजन होता है इसका। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो मिस्र में। साइक्लोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। साइक्लोन का आयोजन इंडिया और मिस्र के बीच किया जाता है। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है, ठीक है। अब कुछ और जो एक्सरसाइज हैं जो कि किनके किनके बीच होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि फ्रांस के बीच आयोजन क्या क्या होता है, तो वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण नौसेना आयोजन करता है, गरुड़ वायुसेना द्वारा और शक्ति जो है थल सेना द्वारा। उसी तरह से इंडोनेशिया को देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति का आयोजन करते हैं। समुद्र शक्ति नौसेना द्वारा और गरुड़ शक्ति थल सेना द्वारा, ठीक है दोस्तों। श्रीलंका के साथ हम क्या आयोजन करते हैं, तो मित्र शक्ति, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसी तरह से अमेरिका के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार और कोप इंडिया, ठीक है जी। तो कोप इंडिया वायुसेना द्वारा किया जाता है, वज्र प्रहार विशेष बलों द्वारा, और युद्धाभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जापान द्वारा हम क्या करते हैं, जापान के साथ तो जिमेक्स करते हैं और धर्मा गार्जियन करते हैं। जिमेक्स जो है वो नौसेना द्वारा आयोजन होता है, और धर्म गार्जियन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चीन के साथ हम करते हैं हैंड इन हैंड, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, ये देखिए अब हम कुछ ऐप और पोर्टल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सेबी जो है ये एक ऐप लॉन्च करता है, मित्रा। क्या, मित्रा। ये मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म है। कर्नाटक जो है वो गरुड़ाक्षी एक जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है, इसलिए तो ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली के लिए, ऑनलाइन एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो शुरुआत की है उसने, दर्ज कर सकते हैं आप उससे। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है शिष्टाचार दस्ता, किस लिए, तो छेड़छाड़ से निपटने के लिए। आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है माना मित्रा। क्या, माना मित्रा। ये जो है एक चैटबोट है। क्या है, चैटबोट। ये शुरू किया है किसने, तो आंध्र प्रदेश ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024-25 में पीएमआईएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना। उत्तराखंड सरकार ने भगीरथ ऐप लॉन्च किया है, किस लिए, तो जल संरक्षण के लिए। पंजाब सरकार ने सृजन ऐप लॉन्च किया है, सृजन मोबाइल ऐप। ये मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। अब देखो तो केंद्र सरकार जो है बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया है, बनाया है, किस लिए भाई, तो संपत्तियों की ई नीलामी के लिए। जो संपत्ति होते हैं ना, नीलामी किया जाता है, तो उनको अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नीलामी कर सकती है। आगे देखें तो गुजरात सरकार ने स्वर ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस लिए, और ये स्वर का फुल फॉर्म पहले आप देख लो कि स्पीच एंड रिटेन एनालिसिस रिसोर्स इसका फुल फॉर्म है। भाषा संबंधी जितने भी बाधा हैं उनको दूर करने के लिए गुजरात सरकार ने स्वर ऐप को लॉन्च किया है, स्वर प्लेटफॉर्म को, सॉरी। आगे चलिए, ये देखिए कुछ मुख्यमंत्री हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो नए वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जैसे कि 23 में, 24 में, 25 में, ये यहाँ पे इंक्लूड है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन है, तो मोहन यादव जी। राजस्थान के कौन है, भजनलाल शर्मा। जम्मू कश्मीर के कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है जी। झारखंड के कौन है, तो हेमंत सोरेन। हरियाणा के कौन है, नायब सिंह सैनी, ये तो अभी हाल ही चुना हुआ था ना। छत्तीसगढ़ के कौन है, तो विष्णुदेव साय। दिल्ली ये तो हाल ही का है, ये रेखा गुप्ता। हिमाचल प्रदेश ये लिखा हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। तेलंगाना के कौन है, रेवंत रेड्डी। और महाराष्ट्र के कौन है, देवेंद्र फडणवीस, ये भी करंट है। यहाँ पे देखिए ये सेवन सिस्टर्स वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा एनालिसिस किया कि 7 सिस्टर वाले जो मुख्यमंत्री होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन है, तो पेमा खांडू। आसाम के कौन है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा।
मणिपुर के अभी कोई नहीं है, यहाँ पे क्या है तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आगे चलते हैं। मेघालय के कौन है तो कोनराड कोंकल संगमा, कोनराड संगमा भी आप याद रख सकते हैं। मिजोरम के कौन है तो लाल दुहोमा, और नागालैंड के कौन है तो नेफ्यू रियो, ये बहुत दिनों से हैं। त्रिपुरा के कौन है तो मानिक शाह, त्रिपुरा के कौन है मानिक शाह, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एयर चीफ मार्शल कौन है ना, एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष ये है अमरप्रीत सिंह, है ना। नौसेना अध्यक्ष कौन है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी चीफ यहाँ कौन है अभी तो ये है उपेंद्र द्विवेदी। और सीडीएस कौन है, कौन सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी हैं, ये तो अभी आपको पता हो ही गया होगा सब। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं जो कि डिफेंस से ही संबंधित हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए तनुष्का सिंह का नाम आप याद रखेंगे, ये वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन है ना, जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट हैं। आरती सरीन जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं। साधना सक्सेना नायर ये आर्मी मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं। दिव्या शर्मा कौन है तो नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ये भी एकदम करेंट है, 2 दिन पहले का ही न्यूज है। शिवा चौहान को देख लीजिए, तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला थी, ये तो खैर पुराना हो चुकी है ना, ये न्यूज पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला थी। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब हम अपॉइंटमेंट पे आ चुके हैं, किस पे अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी आर गवाई कौन है दोस्तों तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं और इनको कल ही शपथ दिलवाया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपडेटेड मैंने यहाँ पे सारी चीजें की है। तुहिन कांत पांडे सेबी के ये 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। सतीश कुमार सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश कुमार, ये तो बहुत दिनों से हैं। ज्ञानेश कुमार ये इंपॉर्टेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। वैसे और भी चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन ये मुख्य कौन है तो ज्ञानेश कुमार। जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन है, और क्रेग बार्कले जो है ये न्यूजीलैंड के थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। देवजीत शौकिया जो है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है तो रोजा बिन्नी। आरबीआई के गवर्नर किनको बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। भारत के नए सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये संजय मूर्ति। और लेखा महानियंत्रक यहाँ पे देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स वाला कौन है तो एसएस दुबे को बनाया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बनाए गए हैं तो ये मयंक शर्मा को। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं तो रणधीर सिंह। और अजय कुमार को अभी हाल ही में बनाया गया चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, है ना, यूपीएससी के चेयरमैन, यहाँ पे ध्यान से रखना, गलत वाला मत मार देना भाई, है ना। ये देखिए डॉक्टर वी नारायणन, है ना, ये चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन कौन है तो डॉक्टर वी नारायण। ये जो एस सोमनाथ हैं उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। पी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके निदेशक बनाया गया है राहुल नवीन को। अभिनव बिंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और इनको ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। टीवी सोमनाथन जो है कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं, और नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ। कौन, अजय सेठ को नया वित्त सचिव बनाया गया है। उसी तरह से नए चुनाव आयुक्त भी बनाए गए हैं, एक विवेक जोशी, ठीक है, ये चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना। केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, है ना, 15 लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के, मैंने आपको बता रखा है। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, और प्रथम विधि आयोग 1955 में बनाया गया था, और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे MC तलवाड़, ठीक है दोस्तों। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है, और प्राक्कलन समिति में जो है वो लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं 30 मेंबर होते हैं। मनोज मित्तल को सिडबी के CMD बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, इतना चीजें आपको ध्यान रखना है, पूरा करेंट अफेयर से है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है इसके महानिदेशक कौन बने हैं तो मांगीलाल जाट। NIIT विश्वविद्यालय के कुलपति किनको बनाया गया है अमिताभ कांत को। भारतीय बैंक संघ के CEO बने हैं अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीनिवास उल्लू सेठी,
और एसबीआई के भी चेयरमैन है ये। पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बनाया गया है निधि तिवारी, और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव सेकंड बनाए गए हैं शक्तिकांत दास, और पीके मिश्रा भी इनके सचिव हैं। ठीक है, अभी शक्तिकांत दास जी को बनाया गया। राष्ट्रमंडल खेलों का महासचिव शार्ली बोचवे को बनाया गया है, जो कि घाना के हैं, और पहली अफ्रीकी महिला है ये, पहली अफ्रीकी महिला शार्ली बोचवे हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के महासचिव बनाया गया है इनको। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं, मोहसिन नकवी। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो लंदन में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके अध्यक्ष बने हैं गोपाल विट्ठल, गोपाल विट्ठल, और ये सेकंड भारतीय हैं जो कि इसके अध्यक्ष बनाए गए। आगे चलिए, सारी चीजें आप देख लें। अच्छा, ये नीति आयोग यहाँ पे कैसे आ गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। नीति आयोग पता है यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, बस ये अपॉइंटमेंट के लिए, और कोई बात नहीं है। नीति का फुल फॉर्म आपको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, तो प्रधानमंत्री, और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, है ना, प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। लेकिन वर्तमान कौन है, तो वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है, आगे चलते। यहाँ पे इंडेक्स हमने लिखा है, क्या, एक सेकेंड दोस्तों, इंडेक्स यानी कि सूचकांक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 85वां, टॉप पे है सिंगापुर। आप टॉप याद रखें या ना रखें, सिर्फ भारत का स्थान आप याद रख सकते हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है, और टॉप पे है रशिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप पे रहा है फिनलैंड। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को 96, अच्छा ये 24 कर लेना, भारत को 96वां स्थान मिला है, टॉप पे रहा है कौन, तो डेनमार्क। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है कौन, तो इस्टोनिया, कौन, इस्टोनिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली जो इंडेक्स है, खुशहाली सूचकांक, उसमें भारत को 118वां नंबर मिला है, टॉप पे रहा है फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर भी है जैसे कि कौन है, तो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये सारी चीजें हैं। तो इस पे इन पे जो है यूएस जो है वो टॉप पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप पे इसमें भी यूएस है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को 42वां स्थान मिला था, टॉप पे रहा था यूनाइटेड स्टेट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी एकदम करेंट अफेयर है सारी चीजें। टॉप पे कौन है, आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ, और टॉप पे रहा आइसलैंड। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड जो, हाँ ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक जो बोल रहा है, इनइक्वालिटी वाला है ये, ठीक है, इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें जो है 102वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ये 2025 वाला है, ये एकदम करेंट अफेयर है, ठीक है, एकदम ही करेंट अफेयर है, हाल ही का है ये। यहाँ पे देखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 39वें स्थान पर रखा गया है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नई नई सोचें जो है वो उभर रही हो। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ, हालांकि ये स्थान पहले के मुकाबले जो है वो घसका है, पहले 12वें स्थान पे था। टॉप पे यूएस है, इसको अंगटाड ने जारी किया है, ठीक है, अंगटाड मतलब ये बताता है कि कहाँ पे जो है वो दूसरे देशों का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा यूएसए है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे कौन रहा, तो स्वीडन, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब भूखमरी वाला जो है, ठीक है, 105वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, ये भी करंट है, एकदम देख लेना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2025 में भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है, और टॉप पे रहा है नॉर्वे, ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसमें जो है भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, और टॉप पे रहा है आइसलैंड। तो सारी चीजें एकदम पूरा क्या है, अपडेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए रामसर के बारे में, तो रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है जहाँ पे आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे हम मनाते हैं कब, 2 फरवरी को। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में हिस्सा लेता है। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल था चिल्का झील। कौन? चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें भूगोल में। तो ये जो है राजस्थान में है। 1981 में शामिल किया गया था इन दोनों को पहली बार, लेकिन भारत इसके बाद 1982 में रामसर सम्मेलन में हिस्सा लेता है। और वर्तमान में भारत के कुल 89 स्थल जो है वो रामसर स्थल हैं। अभी देश की अब बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में 4 नए स्थलों को रामसर स्थल की घोषणा की गई है। कौन कौन? तो तमिलनाडु का सक्करकोट्टाई और थेंगरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का है। और सिक्किम का खिचेओर पालरी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील, ये 4 जो हैं अभी हाल ही में घोषित हुए। इस तरह से हो चुके हैं अब 89, लेकिन पहले कितने थे? पहले थे 85, अब हो चुके हैं 89। ठीक है जी। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस बार ये पहले कोई भारतीय हैं जो कि दिया गया है भारतीय को, जय श्री वेंकटेशन। इनको जय श्री वेंकटेशन। चलिए आगे चलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। स्थापना 1945 में होता है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में, फ्रांस में। वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, मैंने बताया है। यूनेस्को विश्व धरोहर की 46वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली में हुआ था, मैंने आपको बता दिया। और इसी बैठक में मोईदाम जो है, मोईदाम आसाम में है, आत्मा के लिए एक घर का दफन स्थल है, जो कि मूल रूप से ईंट और पत्थर के तहखाने हैं, जो कि ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। ताई अहोम का जो राजा थे उनका शासन कहाँ पे था, तो आसाम पे था। और ये भारत का जो है 43वां विश्व विरासत स्थल बना है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, है ना। ठीक है जी, प्राकृतिक श्रेणी के तहत। मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है वो 7 जो है वो प्राकृतिक श्रेणी के तहत है, और ऐसे कितना 35, और एक जो है वो मिक्स श्रेणी में। ठीक है जी, आगे चलिए। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला तथा ताजमहल, ये जो 4 जो स्थल हैं यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल थे। कब शामिल किया गया था? 1983 में। 39वीं स्थल कौन सी है? रमप्पा मंदिर। और 40वीं कौन सी है? धौलावीरा। 41वीं है शांति निकेतन। और 42वीं है होयसल मंदिर कर्नाटक का। और 43वां अभी मैंने आपको बता दिया मोईदाम। अगर अमूर्त धरोहर की बात करें, इंटेंजिबल साइट जिसको हम छू नहीं सकते, ये 15वां अमूर्त धरोहर गरबा डांस को घोषित किया गया था। और 14वां किसको घोषित किया गया था, तो पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसको। भारत के पहले साहित्यिक शहर कोझिकोड को घोषित किया गया है, जो कि केरला की एक शहर है। संगीत का शहर ग्वालियर को घोषित किया गया है। तानसेन का तो नाम आपने सुना ही होगा। यूनेस्को में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद है। विश्व धरोहर सूची में इटली जो है प्रथम स्थान पे है अपने 60 स्थानों के साथ। चीन 59 स्थानों के साथ सेकेंड नंबर पे है। और भारत का स्थान 43 स्थल है टोटल, और ये 6ठे पायदान पर है। ठीक है, यूनेस्को में 6ठे पायदान पे है भारत 43 स्थलों के साथ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड लिखा है, लेकिन इसकी अभी घोषणा हुई नहीं है। इसकी घोषणा 21 मई को होनी है। कब होनी है? 21 मई को। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो बानू मुश्ताक द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है हार्ट लैम्प, कौन सा? हार्ट लैम्प, और ये भारतीय हैं। और इसमें जो कन्नड़ कविताएं हैं वो बहुत सारे इसमें संलग्न हैं, कन्नड़ कविताएं। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कौन? तो दीपा भस्ती। ठीक है, ये आपको कम से कम याद रख लेना है कि हार्ट लैम्प जो पुस्तक है इसको ट्रांसलेट किए हैं दीपा भस्ती, और लिखा गया है बानू मुश्ताक के द्वारा। इसमें जो है 50,000 पौंड की राशि दी जाती है। कितना? 50,000 पौंड। अगर जीत जाती है 21 मई को, अगर इसको घोषित कर दिया जाता है, किसका? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड का विनर अगर घोषित किया जाता है,
तो 50,000 पाउंड में से दीपा भस्ती 25,000 पाउंड लेंगे और बानू मुश्ताक को 25,000 पाउंड दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि यही जीतेगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही लिख दिया है। इसको अभी सूचीबद्ध किया गया है। टोटल जो है वो 6 पुस्तकें नामित हैं। अब उस 6 में से आपको देखना है कि किसको कौन विनर बनता है। आगे देखते हैं। 2024 वाला ये कंफर्म है कि जेनी हेपनबेक को जो है वो जीते थे। किसके लिए? तो कायरोस नामक पुस्तक के लिए। ये जर्मनी के थे और इसके ट्रांसलेटर कौन थे? तो माइकल हॉफमैन। क्योंकि जो बुकर पुरस्कार है ना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, वो इंग्लिश जो पुस्तक होती है उसके लिए दिया जाता है। तो ट्रांसलेटर का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि ऑथर का होता है। और मैंने बता दिया 50,000 पाउंड इसकी क्या है, पुरस्कार राशि है। अब वैसे इंडियन जो कि जिनको इंटरनेशनल पुरस्कार दिया जा चुका है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, वो यहाँ पे तो वीएस नयपाल को इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में दिया गया। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में दिया गया। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया है। हर एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में दिया गया है। अरविंद अडिगा जी को द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया। गीतांजलि श्री को द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में दिया गया। दोस्तों यहाँ पे कहानी ये है ना कि आपसे ये ना पूछ के आपसे ये बस पूछ सकता है कि द टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है ना, तो वो भी तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि गीतांजलि श्री ने लिखा। आगे चलिए, अब देखिए भारत का लक्ष्य कुछ जैसे 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना है कब तक? 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करना है कब तक? 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना है कब तक? 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य है कब तक? 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है कब तक? 2030 तक। सब 2030। ठीक है, अब आइए, मानव को चांद पर भेजने का लक्ष्य है कब तक? 2040 तक। अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है इसरो का कब तक? 2035 तक। ठीक है दोस्तों, इसको बस इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आगे चलिए, इसरो का बात आया तो इसरो को भी देख लेते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है 1969 में। आदर्श वाक्य की इसका क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, ये तो मैंने बता दिया। 2040 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य है। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना कौन? भारत। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात हो रही है। अध्यक्ष हैं अभी इसके वी नारायणन, अभी तो हमने पीछे भी देख लिया इसको। सूर्य की जानकारी के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च करेगा। ठीक है, 2028, हो सकता है इसको 2027 भी कहीं कहीं आपको मिल जाए, तो आप इसको कंफर्म कर लेना। आगे चलते हैं, ये देखिए मैंने चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे लिख दी है, हालांकि मैंने आपको ये चीजें पहले भी दे रखी है। चंद्रयान 3 14 जुलाई से को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। और जिस जगह पे उतरा उसको नाम दिया गया क्या? तिरंगा पॉइंट। उसको क्या दिया गया? तिरंगा पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तिरंगा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा के जिस स्थान पर उतारा गया उसे नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। कौन? ये शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट में कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ। तो ये देखिए रोवर जो प्रज्ञान है, रोवर कौन है? प्रज्ञान। अच्छा, चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ था, जहाँ पे गिरा, उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और उसके बाद उसमें से बहुत सारे चीज निकले और निकल करके जब वो रोवर जब निकलता है और जहाँ पे वो अपना पहला कदम रखता है उसको नाम देते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। रॉकेट का नाम था LMV-3M4, जिसको बाहुबली या फिर फैट बॉय भी कहा जाता है। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवीर। ठीक है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अवार्ड इसको कौन कौन सा मिला? तो जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड और लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज इसको दिया गया। एविएशन वीक लिटरेट अवार्ड भी इसको दिया गया। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार भी इसको मिला। और 23 अगस्त को जो है, 23 अगस्त को ये देखिए 23 अगस्त को ये कहाँ उतरा था? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है।
चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। सॉरी, PSLV C11 के द्वारा, रॉकेट का नाम मैं बता रहा हूँ। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV MK3 MI के द्वारा। चंद्रयान 4 2027, मैंने बोला ना कहीं कहीं आपको 2027 भी मिलेगा, ठीक है। लॉन्च करेगा भारत 2027 में, इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे। चलिए उसको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको आप 2027 कर लीजिएगा। ये देखिए अब हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स पे, ठीक है दोस्तों। बहुत सारा मैं स्पीड में कवर कर रहा हूँ ताकि कोई भी बीच में बकवास मैं ना करूँ। अब मैं स्पोर्ट्स में आ चुका हूँ बहुत सारे टॉपिक करते हुए। 2022 अभी पहले देखेंगे विंटर ओलंपिक, है ना, शीतकालीन। कौन सा? शीतकालीन ओलंपिक, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन, अब देखो कि ग्रीष्मकालीन ये वाला है। यहाँ पे पहले हम शीतकालीन देखते हैं। 2022 वाला जो है चीन में आयोजित हुआ था। 2026 वाला कहाँ पे होगा? इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। पूछा जाता है ये, इसलिए इसको मैंने एक बार लिख दिया है। अभी आगे आपको सभी खेलों के बारे में मिलेगा, तो आप एक बार देख लीजिए। 2030 वाला जो विंटर ओलंपिक है फ्रांस में होगा। 2034 वाला विंटर ओलंपिक USA के यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी में आयोजित होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 वाला टोक्यो में हुआ था, जापान में, जहां पे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। हालांकि ये 2021 में इसका आयोजन हुआ था, 2020 में तो कोरोना आया हुआ था। 2024 वाला समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ और 2028 वाला समर ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में हुआ। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पे पैरा ओलंपिक भी हुआ तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए दोस्तों, एशियन गेम्स, एशियाई खेल जो 19वां है, याद रखना है क्योंकि हर चीज आगे भी पढ़ना है, ठीक है। 19वां एशियाई खेल जो है 2022 वाला हांगझो चाइना में हुआ और 20वां जो एशियन गेम्स है ये नगोया और आईची शहर में होगा, कहाँ पे? जापान, ठीक है जी। ये देखिए, ये याद रखना है कि 2026 वाला कहाँ पे होगा? जापान में होगा। फीफा वर्ल्ड कप देख लेते हैं तो 2022 वाला 22वां संस्करण था और ये कतर में इसका आयोजन हुआ था, है ना। अब विजेता कौन है 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो विजेता कौन है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। 2026 वाला 23वां संस्करण है, जो कि पहली बार मैक्सिको, कनाडा, USA यानी कि 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं, जो कि 20 ओवर वाले होते हैं, है ना। T20 2024 वाला वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ और इसको कौन जीता है? तो भारत जीता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसको साउथ अफ्रीका को हमने 7 रनों से हराया था यहाँ पे। आगे चलिए, 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका में आयोजित होगा और 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा। प्रत्येक 2 वर्ष के पर इसका आयोजन होता है T20 वाला। अगर बात करें ये मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये प्रत्येक 4 साल पे होता है और ये 50 ओवर के होते हैं। कितने ओवर? 50 ओवर के होते हैं। यहाँ पे देखिए 2023 वाला इंडिया में हुआ था, जिसको कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, इंडिया इसमें उपविजेता था। 2027 वाला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। नामीबिया से हमने चीता भी लाए थे, ठीक है ना, जिसको कूनो नेशनल पार्क में हमने रखा था मध्य प्रदेश में। T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वनडे तो होता नहीं है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं का नहीं होता, सिर्फ T20 होता है। तो 2024 वाला UAE में हुआ और 2026 वाला जो है वो इंग्लैंड में होगा, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं खेल पे हम। तो देखिए, पहले हम ओलंपिक पढ़ेंगे। ओलंपिक पढ़ने से पहले हम भारतीय ओलंपिक संघ को जान लेते हैं। तो इसकी मान्यता 1924 में ही इसको मिल चुकी थी, भारतीय ओलंपिक संघ की, लेकिन स्थापना किया गया था 1927 में। मुख्यालय जो है वो इसका नई दिल्ली में है और प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? दोराबजी टाटा, ठीक है दोस्तों। सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई बाहर से आवाज आ रहा हो तो, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। वर्तमान अध्यक्ष PT उषा हैं। पल्ला बुल्ला चंडी थक्के परम बिल्ला उषा, नाम कितना लंबा है। प्रधान सचिव राजीव मेहता। प्रधान सचिव कौन है? तो राजीव मेहता। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पहले पैरा ओलंपिक को। यहाँ पे देखिए, पैरा ओलंपिक में हमने 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते, 13 ब्रॉन्ज। टोटल हमने 29 मेडल जीता, है ना। और भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पे आया, मतलब कि अंडर 20 में हम पहली बार स्थान बना चुके हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन। पहले स्थान पे जो है इसमें चाइना रहा है। कौन? चीन।
उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। भाग्यश्री यादव जो है वो शॉर्टपुट से संबंधित है। भाग्यश्री यादव किससे संबंधित है? शॉर्टपुट। और ये सुमित अंतिल किससे संबंधित है? जैवलिन थ्रो, यानी कि क्या है? एथलीट है, एथलीट, पैरा एथलीट। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बैरियर कौन रहे हैं? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। यहाँ पे देखिए 7 जो गोल्ड मेडल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये 7 नाम आपको याद रखना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि कौन जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, देखिए अवनी लेखरा जी शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है और मेन सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सुमित अंतिल एथलेटिक्स हैं और ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं, यानी कि आर्चरी से संबंधित हैं ये, और मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर जो है वो एक एथलीट हैं और मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हैं और मेंस हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नवदीप सिंह एथलेटिक्स हैं और मेंस जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कंटेंट है अभी पढ़ना कि अगर उतना अगर करते रहूँगा ना तो फिर पता चला कि 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, है ना। तो जल्दी जल्दी हमें इसको देखना है, क्योंकि हमें इसको रिवीजन के तौर पर हम लेके आए हैं। ठीक है, बस हमें रिवीजन करना है। आगे चलिए, अब हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक। उस समय हम पैरा ओलंपिक की बात कर रहे थे और अभी हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेनिस खिलाड़ी शरद कमल। ये जरूर याद रखना है कि शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे PR श्रीजेश, है ना, जो कि एक हॉकी के प्लेयर थे, एवं मनु भाकर, है ना। कौन? मनु भाकर। ये जो है निशानेबाज। चलिए, भारत ने कुल 6 पदक जीते, लेकिन एक भी गोल्ड नहीं आया, है ना, एक भी गोल्ड नहीं आया। सिल्वर मेडल हमने सिर्फ एक जीता, वो भी नीरज चोपड़ा ने ही दिलवाई, है ना। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल वहां पे जीत लिया, पाकिस्तान वाले। 5 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते। तो देखते हैं क्या क्या हमने जीता। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर तो नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता भाला फेंक, यानी कि जेवलिन थ्रो में। यहाँ पे 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीती 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये दोनों मिल करके ब्रॉन्ज मेडल जीते 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। स्वप्निल कुसले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 50 मीटर एयर पिस्टल में। भारतीय हॉकी टीम ने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, है ना। मनप्रीत सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। PS श्रीजेश ने भी यहाँ पे संन्यास ले लिया। फिर अमन सेहरावत ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा, 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती। आगे चलते हैं, ये देखिए एशियाई खेल यानी कि एशियन गेम्स। इसकी शुरुआत होती है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली से। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? नई दिल्ली में। लेकिन आप ये मत समझना कि नई दिल्ली सिर्फ 1951 में ही इसका आयोजन किया, नहीं। उसके बाद 1982 में भी भारत जो है इसका आयोजन करता है। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो नारा उस समय क्या था? तो डाइवर्सिटी साइंस एयर, डाइवर्सिटी साइंस एयर, विविधताएं यहाँ चमकती हैं। नेहरू जी ने दिया था ये सारी चीजें। आदर्श वाक्य है इसका एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था। 1982 में भी मेजबानी किया था भारत। उस समय इसका शुभंकर कौन बनाया गया था? अप्पू हाथी को। अब हम बात कर रहे हैं ये 1951 वाला। ठीक है, 1951 वाला जो एशियाई गेम था, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। उसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया था, पहले स्थान पर रहा कौन? जापान। ठीक है, कुल 51 पदक हमने जीते थे इसमें, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 जो है सिल्वर और 20 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। प्रतीक चिन्ह इसका है चमकता हुआ सूर्य। सबसे अधिक बार आयोजन हुआ है कहाँ पे? तो बैंकॉक में। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला इसमें कौन है? तो कमलजीत संधू, जो कि दौड़ में इन्होंने जीती थी। ठीक है, एशियन गेम्स में। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम पुरुष कौन है? तो सचिन नाग। कौन है दोस्तों? सचिन नाग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया MTS में भी। 1951 में इन्होंने जीता था, पहली बार जब इसका आयोजन हुआ था तब। 19वां एशियन गेम्स जो है हांगजो चाइना में होगा, और 20वां एशियन गेम्स मैंने आपको बताया कि जापान में होगा, नागोया और आईची सिटी में। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल तो ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है ये राष्ट्रमंडल, यानी कि कॉमनवेल्थ।
ठीक है। हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है और राष्ट्रमंडल सिंह खेल संघ के द्वारा इसका आयोजन होता है। इसमें हिस्सा लेने वाले जो अधिकतर देश होते हैं वो ओलंपिक के भी हिस्सा होते हैं। ज़्यादातर देश पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे, ठीक है। कॉमनवेल्थ में जितने भी देश शामिल हैं उसमें ज़्यादातर क्या थे, तो ब्रिटिश शासन के अधीन जो हैं वो रह चुके हैं कभी ना कभी, ज़्यादातर। शुरुआत इसकी 1930 में होती है हिमिल्टन से। नाम था इसका पहले क्या, तो ब्रिटिश अंपायर गेम्स, ब्रिटिश अंपायर्स गेम्स। साल 1942 और 46 में ये खेल नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। भारत जो है 1934 में भाग लिया और 2010 में इसका मेजबानी भी किया था। पहला स्वर्ण पदक 1958 में जीता था भारत ने, मिल्खा सिंह ने। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला रूपा उन्नीकृष्णन थी और इन्होंने 1998 के कुआलालंपुर जो हुआ था, कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम्स, वहाँ पे जीता था। 2022 का अब हम बात कर लेते हैं। बर्मिंघम में आयोजन हुआ इंग्लैंड में। भारत ने चौथा स्थान यहाँ पे हासिल किया। कुल हमने यहाँ पे 61 पदक जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त किया हमने, तो चौथा स्थान। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो 2022 वाला बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है उसका। ध्वजवाहक रहे इसमें पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे अचंता शरद कमल, और ये आप याद रखना कि ये टेनिस प्लेयर हैं, और निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज है, ठीक है। तो ये समापन समारोह और ओपनिंग समारोह आपको याद रखना है कि कौन रहे हैं ध्वजवाहक। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 7वां एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। 7वां एडिशन जो है इसका था और 4 से 15 मई 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ है। उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है। बिहार के 5 शहरों में, ये आपको शहर जरूर याद रखना है कि पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 शहरों में आयोजन इसका किया गया। मास्कॉट इसका गजसिंघा था। कौन, गजसिंघा, हाथी की शक्ति और शेष के दिल का प्रतीक है। इसे नालंदा और बोधगया के पाल वंश के अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। शीर्षक जो है खेल के रंग बिहार के संग इसका रखा गया, खेल के रंग बिहार के संग। लोगों का रंग है नारंगी और हरा। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। अब हम देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, विंटर गेम और पैरा गेम दोनों। तो विंटर गेम जो है वो 5वां एडिशन था, जबकि हमने देखा कि जो यूथ वाला था वो 7वां एडिशन था। आयोजन इसका इस बार जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जबकि यूथ वाला कहाँ पे, बिहार में हुआ आयोजन 5 शहरों में। टॉप पे इसमें रहा है कौन, तो भारतीय सेना। खेलो इंडिया ये जो पैरा गेम है इसका आयोजन ये दूसरा ही इसका आयोजन है। तो आपको याद रखना है 7वां जो है यूथ गेम, 5वां जो है विंटर गेम और दूसरा जो है पैरा गेम, ठीक है। आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया। तो 7वां जो कि यूथ गेम है ये कहाँ पे था, तो बिहार में। और 5वां कहाँ पे है, ये जो 5वां जो मैं बात कर रहा हूँ विंटर गेम्स की, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना। और जो सेकंड है ये न्यू दिल्ली में। सेकंड वाला मतलब कि खेलो इंडिया पैरा गेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मास्कोट जो है इसका उज्ज्वला है, जो कि एक गौरैया का नाम है। टैगलाइन रखा गया है हौसलों की उड़ान, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है। इसका एंथम है खेलेगा इंडिया, सॉरी खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप पे इसमें कौन रहा है, तो हरियाणा रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये देखिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब जीता हरियाणा स्टीलर्स ने और उप विजेता रहा है पटना पायरेट्स। लेकिन अगर हम बात कर लें सीजन 10 की, प्रो कबड्डी सीजन 10, ठीक है, तो ये जो है पुनेरी पल्टन ने जीता था और हरियाणा स्टीलर यहाँ पे उप विजेता रही थी। लेकिन जब बात आया तो ये उप विजेता से विजेता बन गई कब, 11वां सीजन में, ठीक है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो है वो जीता है कौन, तो इंडिया ने जीता है और इसमें ईरान उप विजेता रहा है, ध्यान रखिएगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया। सेकेंड टाइम बिहार में इसका आयोजन किया गया है और इससे पहले 2012 में भी बिहार में ही हुआ था। मैं बात किसका कर रहा हूँ, तो महिलाओं वाला जो कबड्डी वर्ल्ड कप है उसकी, है ना। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है अभी, तो बिहार के राजगीर में। 2012 में भी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, बिहार में। वुमेन्स हॉकी एशियन गेम्स 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी बिहार के राजगीर में आयोजन हुआ है, ठीक है। देखो बिहार का ही नाम आ रहा है भाई।
ये हॉकी की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं, ठीक है, यहाँ पे कबड्डी की मैंने बात किया है, यहाँ पे हॉकी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी कबड्डी की बात हुई है। हॉकी वाला जो है वुमेन्स वाला, ये बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हो रहा है और इसको इंडिया ने जीत लिया है और उप विजेता रहा है कौन, तो चाइना। कबड्डी वर्ल्ड कप जो है 2025 वो इंग्लैंड में होगा। 78वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, तो पश्चिम बंगाल ने जीती है और उप विजेता इसमें केरल रहा है। 11वां इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है, तो मोहन बगान ने जीता है और उप विजेता रहा है बेंगलुरु एफसी। 5वां कलिंग सुपर कप, ये कलिंग है, ठीक है, कलिंग सुपर कप 25 जो है वो गोवा एफसी ने जीता और उप विजेता जमशेदपुर एफसी रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है वन लाइनर के तौर पर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, अब मैं चेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी चीजें देख लेते हैं। तो भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद, और इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। बुक्स है इनका माइंड मास्टर, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन, विश्वनाथन आनंद, 1991-92 में इनको दिया गया था। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं डी गुकेश 2024 में, और चेन्नई के 18 वर्षीय व्यक्ति है ये। चीन के डिंग लोरेन को इसने हराया था फीडे विश्व कप चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है। फीडे विश्व कप, जो कि फीडे है वो शतरंज का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, वही करवाती है। तो वो वाला जीता था इन्होंने, किसको हराया था, चीन के डिंग लेरेन को, और उसके बाद ये क्या बन गए, तो ग्रैंड मास्टर बन गए डी गुकेश, सबसे कम उम्र में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है प्रणब वेंकटेश ने जीता है, और ये 7वें भारतीय हैं जिन्होंने ये प्राइज जीता है, ये वाला कप जीता है इन्होंने। प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 जो है इसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अर्जुन एरिगेसी। कौन है दोस्तों, अर्जुन एरिगेसी। वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, ये कोनेरू हम्पी ने इसको जीता, और ये इनका दूसरा खिताब है, और यह खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं ये, ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला से तो बहुत सारी चीजें बन जाती है ना, तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा जोर दिया है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजय लक्ष्मी, ये भी ध्यान रखना है। ये जो 45वां चेस ओलंपियाड 2024 है, इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। महिला और पुरुष विजेता दोनों कौन रहा है, दोनों में भारत ही रहा है। 46वें चेस ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। भारत में पहली बार चेस अकादमी भुवनेश्वर में खुलेगा, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। और फीडे जो है 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है। फीडे जो कि शतरंज का सबसे मेन जो है संस्था है, और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। आगे चलिए, अब हम न्यू इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। डेज तो वैसे बहुत सारे होते हैं ना, पृथ्वी दिवस है ना, पर्यावरण दिवस, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो उतना पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है ना। उसमें ऐसे पूछे जाते हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस वैसे लाया हूँ मैं, जो कि नए हैं, नए घोषित किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाए जाने की घोषणा हुई, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशेष दिवस 30 मार्च को, मरखोर दिवस, ये मरखोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, 24 मई को इसकी घोषणा हुई मनाने की। विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाएगा, और संविधान हत्या दिवस जो है वो 25 जून को मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या किया गया था, तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस दिन जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाएगा। ये बायोस्फीयर वाला है, ठीक है, वेटलैंड वाला नहीं, आर्द्र भूमि नहीं है। आर्द्र भूमि हम 2 फरवरी को मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। विश्व सतत परिवहन दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाएगा। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इतना कम से कम आपको ध्यान रखना है। बस अब 2-4 बार क्या है ना कि 2-4 बार, मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें याद रखना काफी मुश्किल है,
लेकिन जब आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे ना, तो आपको पक्का है कि याद हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। याद तो आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए, कॉल ऑफ गिर जो है, ये बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स लेके आया हूँ। हालांकि ये वाला पेज पहले भी मैंने आपको दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे अपडेट किए हैं मैंने। यहाँ पे देखिए, कॉल ऑफ गिर परिमल नाथवानी ने लिखा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है, ये सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने लिखा, और ये एक पर्वतारोही है ना। द प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर ने लिखा है इसको। सोर्स कोड बिल गेट्स की आत्मकथा है। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं ये क्रिकेटर। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखा है आर बाला सुब्रमण्यम। जस्ट जस्ट अ मर्सिनरी डी सुब्बाराव के द्वारा लिखा गया। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये लिखा है अल्पना किलवाला के द्वारा। हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। ये गोवा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये, ठीक है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन रविचंद्रन अश्विन की ये आत्मकथा है, उनके द्वारा ये लिखा गया। आगे चलिए, स्कल्प्टेड स्टोन माइस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम अश्विनी प्रभु ने लिखा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा, ये जो पुस्तक है लिखा माधव गोडबोले ने, ठीक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, ये लिखा है एमजे अकबर ने, ठीक है। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने लिखा है। प्रणब मुखर्जी की ये शायद पुत्री हैं, ठीक है। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। कहा जाता है ना कि वो मतलब कि वो मौसम देखते थे, किधर बदलने वाला है भाई सरकार, वो उधर चले जाते थे। ये पुस्तक जो है शोभना के नायर के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड्स री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। ये जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये प्रोफेसर एच डी मुनि के द्वारा लिखा गया है ना, प्रोफेसर एच डी मुनि। एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये जो पुस्तक है चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे ने इसको लिखा है। द आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी, ये लिखा है सैम पित्रोदा, ये काफी जो है विवादित पुस्तक रहा है ये, है ना, 2024 में। नाइफ जो पुस्तक है सलमान रुश्दी जो ने लिखा था, है ना, नाइफ एंड अटेम्प्टिंग मर्डर इस पुस्तक का पूरा नाम है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट ऑन द मूव सिलवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। एक समंदर मेरे अंदर, है ना, ये लिखा गया संजीव जोशी के द्वारा। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मनसुख मंडाविया, है ना, जो कि कृषि मंत्री थे। आगे देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये श्रीधरन पिल्लई, ये भी आ गया भाई, श्रीधरन पिल्लई फिर आ गए। हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा भी इन्होंने ही लिखा था। आगे, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। कॉन्वर्सेशन विथ औरंगजेब चारू निवेदिता ने लिखा है। द कॉन्स्पिरेसी गोताबिया राजपक्षे ने लिखा है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपा मलिक की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। स्टम्प्ड, है ना, क्रिकेट में करते हैं ना स्टम्प्ड, महेंद्र सिंह धोनी स्टम्प कर दिए, तो ये सैयद किरमानी ने लिखा है ना, सैयद किरमानी। और ये 1983 वर्ल्ड कप के विकेट कीपर थे सैयद किरमानी, ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये जो पुस्तक है पंकज मिश्रा ने लिखा है। आई एम गोपी चंद्र हिंदुजा, और इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये लिखा गया है नमिता गोखले के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये बुक मैंने आपको बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आप थोड़ा सा देख लो, बस ये लास्ट है। अंबेडकर अलाइव, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखा गया है। हार्ट लैम्प, ये तो मैंने अभी बताया ना इसके बारे में, है ना, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड वाला, है ना। इसको दीपा भास्करी ने इसको क्या किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आई एम सोल्जर्स वाइफ, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, ये गीतिका लीडर ने लिखा है इसको, कौन, गीतिका लीडर। दिया सलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है ये, कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। सशक्त भारत, राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका लॉन्च की है, सशक्त भारत। ये पुस्तक नहीं है, ये हिंदी पत्रिका है। जादू नामक पुस्तक जो है अरविंद मंडलोई ने लिखा। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये लिखा गया है मदन मोहन सती के द्वारा। लियो
द अनटोल्ड स्टोरी ये PS रमन ने लिखा है, और ये CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में लिखा गया है। टू द सेवेंथ जनरेशन ये लिखा गया है डॉक्टर VI मथन के द्वारा। इमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रूथ ये लिखा गया है उत्पल कुमार के द्वारा। द न्यू आइकन है ना, सावरकर एंड द फैक्ट्स ये अरुण शोरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना पुस्तक जो कि इंपॉर्टेंट था, वैसे तो बहुत सारे पुस्तक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा है। ये मैं पार्क से संबंधित कुछ न्यूज आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी ये मैंने आपको हालांकि बता भी रखा है भूगोल वाले में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, काजीरंगा आसाम वाला। भारत का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क बनेगा कहाँ पे, केरल में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कौन सा है, तो नई दिल्ली। भारत का पहला साइंस डिजिटल पार्क कहाँ पे बनाया गया है, केरल के कोच्चि में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बनाया कहाँ पे, बेंगलुरु में, है ना। बेंगलुरु वही तो है भाई हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, है ना। आगे चलिए, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया है, जबलपुर में। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया है, केरल के कोझिकोड में। ठीक है, तो ये पार्क से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम कुछ वन लाइनर्स और भी करेंगे। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे बड़ी रेलवे टनल जो है उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है, जिसका नाम क्या है, T8 है। इसे जनासू टनल या फिर देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवप्रयाग से जनासू के बीच बन रही है। और यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का हिस्सा है, जिसकी लंबाई है 14.58 किलोमीटर। तो सबसे लंबा कौन है, तो यही है ना, ये जो बनाया जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी है ये। ठीक है, इससे पहले भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन थी, तो T49 थी, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा, तो T49 ये सबसे लंबी रेल सुरंग थी। अब कौन हो जाएगी, तो ये वाला कौन सा, T8। इसकी लंबाई थी 12.758 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे है, तो चीन में है, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, और ये इसका नाम है तियानशान सेंगली। ठीक है, चाइना का। कश्मीर में है जेडमोड़ सुरंग, इसी को कहा जाता है सोनमर्ग सुरंग, और इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नासिरी सुरंग। अब इसका नया नाम हो चुका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये है जम्मू कश्मीर में, और इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, सड़क सुरंग। भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग यहाँ पे आया है, हाईवे सुरंग। ये है अटल टनल या फिर इसी को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है यहाँ पे, सी ब्रिज समुद्र वाला, यह है अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है डॉक्टर भूपेन हजारिका या फिर डोला सादिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ ATM से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, इसको भी देखना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये भारत में ट्रेन में ATM लगा चुका है ना, पहला बैंक है ऐसा करने वाला। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय पुणे में है। इसका टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। ठीक है, इस ATM को मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। ये इंटरसिटी टाइप का एक्सप्रेस है। ATM का आविष्कार करने का श्रेय जाता है ग्रेट ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड बैरन को। ठीक है, विश्व का पहला ATM लंदन में स्थापित किया गया था 1667 में। 1667 नहीं भाई, ये 1967। 1667 में कहाँ से आ गया ATM, है ना। ब्रिटिश बैंक बार्कलेस ने इसका क्या किया था, स्थापित किया था। ब्रिटिश बैंक किसने, बार्कलेस ने, बैंक का नाम है वो। भारत में पहला ATM स्थापित किया गया था मुंबई में 1987 में। ठीक है जी, 20 साल बाद। लंदन में पहले स्थापित हुआ, उसके 20 साल बाद मुंबई में। 2004 में SBI ने केरल के कोच्चि में नौका पर भारत का पहला तैरता हुआ ATM स्थापित किया था। नौका पर SBI का वो था ATM। भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया, तो हिटाची पेमेंट सर्विस। भारत का पहला रियल गोल्ड ATM कहाँ स्थापित हुआ, तो हैदराबाद में। रियल गोल्ड ATM कहाँ स्थापित हुआ, हैदराबाद। और उसके बाद देखें तो भारत का पहला ग्रीन ATM कहाँ स्थापित हुआ है, तो गुरुग्राम में, ग्रीन ATM। किस बैंक में डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है, तो ये SBI ने। ठीक है जी, ये भी तैरता हुआ है। इससे पहले इसने कहाँ पे, तो केरल में भी तैरता हुआ ATM स्थापित किया था पहली बार।
देश का पहला राइस एटीएम कहाँ हुआ? राइस मतलब चावल, ठीक है जी, ये भुवनेश्वर में खुला है। भारत का सबसे ऊंचा एटीएम जो है एक्सिस बैंक द्वारा स्थापित किया गया है कहाँ? सिक्किम के नाथुला में इसको स्थापित किया गया है, सिक्किम के नाथुला में। आगे चलिए, अब देखिए आरबीआई का मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि आरबीआई की सभी चीजें चेंज हो चुकी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और रेट्स आपको याद रखना है, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ, ये जो है 5.75% हो चुकी है अब। तो आप देख लेना, पहले वाला जो है उसको आप भूल जाएंगे, इसको आप फिर से आप इसको नोट करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ 6.25% हो चुका है, और बैंक रेट 6.25% हो चुका है, ये दोनों सेम, ठीक है जी। रेपो रेट जो है वो 6% हो चुका है, पहले 6.5 था, अभी कम किया गया है इसको। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर ये 4.5% हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले 4% था। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर 18% है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, कुछ चेंज नाम हम देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अशोक हॉल का नाम, ये राष्ट्रपति का ही बात हो रहा है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। अहमदाबाद महाराष्ट्र जो है, अहमदाबाद जो है, एक सेकेंड अहमदनगर, दरअसल क्या हुआ कि लाइट चली गई तो वहाँ पे ध्यान थोड़ा सा भटक गया है, ठीक है। अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अहमदाबाद तो गुजरात में है ना। अहमदनगर महाराष्ट्र में, इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो चुका है। रेल यूनिवर्सिटी का नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इतवारी स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है। बरसोवा समुद्री मार्ग मुंबई में है, इसका नाम वीर दामोदर सावरकर कर दिया गया है। हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। औरंगाबाद जो कि कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है, बिहार वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला। छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद जो है वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में। आगे आइए, ये देखिए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया। मोंगा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसका नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता एयरपोर्ट को कर दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट ये जो है नागपुर को कर दिया गया। बेंगलुरु को कर दिया गया है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को क्या कर दिया गया है? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कर दिया गया है बेंगलुरु को। अब देखिए लखनऊ एयरपोर्ट को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया, और जो पुराना संसद भवन था उसका नाम अब कर दिया गया है संविधान सदन, क्योंकि संविधान वहीं पे बनी थी ना आगे। किबिथु सैन्य शिविर जो कि अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम हो गया विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया, और मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये नए नाम है, तो इसको आप देखेंगे। आगे पीएम मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत होती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरुआत होती है। मैं भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण योजना को बस मैं आपको डेट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि इस योजना से संबंधित आपको डिटेल्स भी चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, करीब 30 मिनट 32 मिनट का होगा, तो वो मैं आपको अलग से कर सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। ये देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें क्या होता है कि 6,000 रुपये सालाना जो है ना, 6,000 रुपये सालाना, ये 3 किस्तों में दिया जाता है किनको? किसानों को। ये गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश से। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम आयुष्मान योजना, ये भारत का विश्व का सबसे बड़ा जो है वो हेल्थ योजना है। 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? रांची से, झारखंड से। कौशल योजना 2015 में लॉन्च किया जाता है। पीएम किसान मानधन योजना ये जो है 12 सितंबर 2019 को रांची से इसकी शुरुआत होती है। स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ। 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर यह केंद्रित था। स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया, और स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। पीएम श्रम योगी मंथन योजना जो है ये मार्च 2019 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है।
पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुई थी। ये देखो बहुत पहले का भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये पूछा गया था किसी एग्जाम में अभी हाल ही में, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। प्रधानमंत्री धान कृषि योजना, अच्छा, ये एक ही में है दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री धान कृषि योजना जो है, आपने देखा होगा कि जब बजट 2025 जो पेश किया गया था, उसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो ये 2025 में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए क्लासिकल लैंग्वेज देख लेते हैं। तो पहले जो है भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे। कौन कौन? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। अभी जो है 2024 में ये 5 जो भाषाएं हैं इनको शामिल किया गया था 24 में, ठीक है। ये जो है कौन कौन है? तो आसामिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। मैं क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। वहाँ पे टोटल जो है वो 22 भाषाएं हो चुकी हैं। पहले 14 थी, उसके बाद फिर से एक जोड़ा गया सिंधी, और उसके बाद नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़े गए थे 4। तो टोटल वहाँ पे 22 हो चुके हैं। ये जो है टोटल 11 है। चलिए आगे चलते हैं, जब हम संविधान पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हालांकि मैंने फोटो नहीं लगाया, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, तो उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। कुल उन्होंने टेस्ट मैच खेले कितने? 123। ये टेस्ट मैच की बात है, इनकी टेस्ट के। हालांकि ये T20 से भी संन्यास ले चुके हैं, विराट कोहली भी ले चुके हैं, रविंद्र जडेजा ले चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ये टेस्ट की। तो कुल 123 टेस्ट मैच खेले और इन्होंने 9230 रन बनाए। शतक जिसमें 30 है और अर्धशतक 31 है, लेकिन दोहरे शतक इन्होंने 7 लगाए हैं, जो कि किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे अधिक लगाया गया है ना। 2017 और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया। बेस्ट स्कोर इनका 254 रन का है, जो कि 2019 में पुणे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने लगाया था। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ही बस इनसे टेस्ट में ज्यादा रन बनाए हैं, बाकी ये चौथे स्थान पर है। कौन? विराट कोहली। जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने आखिरी अपना टेस्ट मैच खेला। इनको पद्मश्री 2017 में दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2018 में और अर्जुन पुरस्कार 2013 में। पहला टेस्ट इन्होंने 2011 में जमैका में खेला था, ठीक है। रोहित शर्मा के बारे में हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए सॉरी। देखिए B.R. अम्बेडकर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने B.R. अम्बेडकर भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। जन्म इनका जो है 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। समाधि का नाम है चैत्य भूमि, है ना। भारत रत्न इनको 1990 में भी दिया जा चुका है। पुस्तक है इनका वेटिंग फॉर वीजा, रुपए की समस्या और जाति का विनाश इत्यादि जो भी पुस्तक है इनकी है। बहुत सारी जातियों पे भी इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे ये, और पहले कानून एवं न्याय मंत्री भी रह चुके थे। पहले कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। संविधान की आत्मा इन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को, जिसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करती है। यूपी ने शून्य गरीबी योजना जो था यूपी उत्तर प्रदेश का, उसका नाम बदलकर B.R. अम्बेडकर कर दिया है, ठीक है। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में, यरवदा जेल में। उस समय कौन थे? गांधी जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र के लातूर में तीनों गोलमेज सम्मेलन, जैसे कि 1930 में, 1931 में और 1932 में, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1931 वाला में हिस्सा ली थी। महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है इनका, जो कि स्टैचू ऑफ नॉलेज इसका नाम रखा गया है। भारत के बाहर भी बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है अमेरिका में, जिसकी लंबाई है 70 फीट और नाम है इसका समानता की प्रतिमा, है ना, समानता की प्रतिमा। और मूर्तिकार हैं इसके रामवी सुतार। चलिए, WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे की है? तो नई दिल्ली में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक भी नई दिल्ली में हुई है। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 भारत में होगा, ये भी ध्यान रखना है। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष यानी कि संस्कृति, पर्यटन और AI दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे।
भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है शून्य। क्या नाम है इसका? शून्य। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है ये। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। और भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन इंजन बनाया है। कितना है उसका पावर? तो 1200 हॉर्स पावर। फीडे चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। फीडे चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? भारत में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये अब लग रहा है समाप्त हो चुका है। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, करीब करीब मान के चलिए कि 1 घंटे के अप्रोक्स, सवा घंटे के अप्रोक्स हमने लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा कंटेंट थे। अगर मैं इस स्पीड से अगर मैं नहीं कराता हूँ, सच कहूँ तो मेरा गला दर्द देने लगा। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी करवाया। और बताना कि इसमें क्या कमियां रह गई। अगर कोई कमी रह गई तो उसको आप कमेंट में बताना। और जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी इसमें। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर एक कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का भी मिलना बाकी है, इकोनॉमिक्स का मिलना बाकी है, पॉलिटी का मिलना बाकी है, स्टैटिक का मिलना बाकी है। ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।